एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने चैनल पर करेंगे सप्लाई का टॉपिक, जो कि सीईटी में सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, ग्रुप सी की जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके सिलेबस में ये मेंशन किया हुआ है। ग्रुप 56 एंड 57 के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आ जाइए, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विद पिंकी कौशिक पर। मैं पिंकी कौशिक आपका यहाँ पर स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आइए हम स्टार्ट करते हैं। और एक बात और देखिए, ये बुक के पेजेज हैं पूरे, ये नहीं है कि बिल्कुल आपको सिर्फ पॉइंट सिलेक्ट करके दिए गए हों। तो आप भी इनका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या मेरे साथ पढ़ सकते हैं। स्क्रीनशॉट करके भी आप इसको बाद में तसल्ली से बैठ के पढ़ सकते हैं। ये क्लास उन बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी जिनके पास कंटेंट ही नहीं है पढ़ने के लिए, बुक नहीं है पढ़ने के लिए, या फिर जो सर्च नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को पूरा देखा करें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सप्लाई मतलब आपूर्ति का जो टॉपिक है। आज हम इसमें आपूर्ति का मीनिंग करेंगे, इसका अर्थ समझेंगे, इसके घटक, इसके नियम और इसकी जो आपूर्ति की कीमत लोच है वो करेंगे। ठीक, आपूर्ति की जो लोच है वो, आपूर्ति से लेकर सप्लाई से लेकर यही टॉपिक्स हमारे सीईटी के सिलेबस में दिए गए हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आपूर्ति का अभिप्राय। किसी फर्म या विक्रेता द्वारा वस्तु की आपूर्ति को इन दो शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है। वस्तु की वह मात्रा जिसे एक फर्म या विक्रेता वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर एक निश्चित समय पर बेचने के लिए प्रस्तुत करता है, लेकिन वस्तु की वास्तविक बिक्री उसकी आपूर्ति से भिन्न हो सकती है। जैसे कि एक कृषक गेहूँ का उत्पादन करता है और 15 रुपये प्रति किलो पर 50 क्विंटल गेहूँ बेचने को तैयार है, लेकिन इस कीमत पर वह 30 क्विंटल गेहूँ ही बेच पाता है। किंतु ये दोनों अवधारणा एक दूसरे को भ्रमित नहीं करती। आपूर्ति की मांग 3 तथ्यों पर आधारित है, अतः आपूर्ति की परिभाषा में शामिल है। आपूर्ति को पूरी तरह से समझने के लिए इसके जो 3 तथ्य दिए गए हैं इनको देखते हैं। कि वस्तु की मात्रा भी कितनी क्वांटिटी में, कितनी क्वालिटी में उसके पास, कितनी क्वांटिटी में उसके पास चीज़ है, कितनी मात्रा में, जिसे फर्म बेचने हेतु प्रस्तुत करती है। दूसरा, उसकी कीमत जिस पर बेचने के लिए वह तत्पर होता है। भी किसान के पास कितना मान लो क्विंटल गेहूँ है और किस कीमत पर वो बेचने के लिए तैयार है। समय की वह निश्चित अवधि, भी किस समय में बेचने के लिए तैयार है जिसमें वह वस्तु की मात्रा प्रस्तुत करता है। अतः आपूर्ति की गई मात्रा से अभिप्राय एक विशिष्ट कीमतों पर बिक्री के लिए प्रस्तुत वस्तु की एक विशिष्ट मात्रा से है। आपूर्ति क्या है कि एक विशिष्ट कीमत पर, और आपूर्ति से अभिप्राय एक विशिष्ट कीमतों पर बिक्री के लिए प्रस्तुत वस्तु की विशिष्ट मात्रा है। यानी कि जो विशेष कीमत और विशेष उसकी जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वही आपूर्ति है। अब आपूर्ति के जो डिटर्मिनेंट्स हैं, जो घटक हैं, इसके निर्धारक घटक हैं, वो देखेंगे हम। वस्तु की आपूर्ति का मुख्य निर्धारक तत्व वस्तु की कीमत है, किंतु किसी फर्म के उत्पादन पर अधिकतम लाभ निर्धारित करने में प्रमुख महत्वपूर्ण घटक उस वस्तु की उत्पादक लागत है। उत्पादक लागत उत्पादन की विभिन्न आगतों की कीमत पर निर्भर करती है, जैसे कि कच्चा माल, मजदूरों का पारिश्रमिक, पूंजी का ब्याज, इमारत का किराया। भी ये सारी चीज़ें तो चाहिए ना एक फर्म के लिए, कोई भी व्यवसाय चलाने के लिए। तो जो कीमत होती है, जो लागत होती है, उस पर ही वस्तु की कीमत तय की जाती है। वस्तु की आपूर्ति उत्पादन में प्रयोग की गई तकनीक और अन्य कारकों पर निर्भर करती है। आपूर्ति के जो निर्धारक घटक है वो इस प्रकार हैं। वस्तु की कीमत, अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमत, आगतों, प्रयोगों की कीमत, साधनों की कीमत, सरकार की नीति, फर्म के उद्देश्य, शायद कुछ तकनीकी वगैरह जो ये यूज करते हैं, वो 6 घटक हैं इसके, यहाँ पे 5 दिखाए गए हैं। अब वस्तु की कीमत क्या है? किसी वस्तु की आपूर्ति तथा वस्तु की कीमत में प्रत्यक्ष संबंध है। सामान्यतः किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से वस्तु की आपूर्ति बढ़ती है।
वस्तु की कीमत बढ़ने से वस्तु की आपूर्ति बढ़ती है तथा कीमत कम होने से आपूर्ति कम होती है। अधिकतम मात्रा उच्चतम कीमत पर आपूरित होती है। अधिकतम मात्रा उच्चतम कीमत पर आपूरित होती है और निम्न कीमत पर न्यूनतम। उदाहरण देखिए कि कोई टमाटर विक्रेता है, वो 40 रुपये प्रति किलो की दर से 100 किलो टमाटर बेचने को तैयार है। क्या 40 के भाव में 40 रुपये प्रति किलो के भाव में 100 किलो टमाटर बेचने को तैयार है, किंतु वह 20 रुपये प्रति किलो की दर पर 50 किलो ही बेच पाता है। कि भाई 20 रुपये के भाव से वो 50 किलो ही बेच पाता है। कीमत और आपूर्ति की मात्रा के इस प्रत्यक्ष संबंध के कारण आपूर्ति वक्र की आकृति सकारात्मक ढाल की होती है। आपूर्ति वक्र ऊपर से दाईं तरफ होता है। अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमत। किसी वस्तु की आपूर्ति संबंधित वस्तु की कीमत पर भी निर्भर करती है। दिए गए साधनों की सहायता से एक ही तकनीक ज्ञान से हम कई वस्तु उत्पादित करते हैं। इसकी सहायता से फर्म मांग के उतार चढ़ाव तथा उत्पादन की विभिन्नता को नियंत्रित करती है। उदाहरण, एक कृषक ने इन संसाधनों का प्रयोग करके या तो दालों का उत्पादन करता है या खाद्यान्न का। यदि दालों की कीमत में वृद्धि होती है तो यह उसके लिए लाभकारी होगा कि वह दालों का उत्पादन अधिक करे। अतः वह कुछ संसाधनों को खाद्यान्न उत्पादन से घटाकर दाल वाले उत्पादन में लगा देगा और दालों का उत्पादन बढ़ेगा और खाद्यान्न घट जाएगा। भाई अगर वो उसमें जो मतलब टेक्निक्स हैं जो उसकी वो दालों में ज़्यादा यूज करेगा तो जो खाद्यान्न का उत्पादन है वो घट जाएगा। यदि दलहन की कीमत में वृद्धि होती है तो दालों की आपूर्ति बढ़ जाएगी। अब दलहन की जो कीमत है उसमें वृद्धि होती है तो उसकी जो आपूर्ति है वो बढ़ जाएगी और खाद्यान्न की आपूर्ति घटेगी। मूल्य वृद्धि पर खाद्यान्न की आपूर्ति भी बढ़ जाएगी, यानी जो अन्य वस्तुओं का उत्पादन है जो उनकी कीमत है वो भी इस पर इफेक्ट डालती है। थर्ड है हमारा आयतों की कीमत। आयतों या साधनों की जो कीमत है वो आगतों जैसे कि कच्चा माल, ठीक है, मजदूरी, ब्याज आदि की कीमत भी वस्तु की कीमत को प्रभावित करती है। उदाहरण, कपड़े के उत्पादन में कपास मुख्य कच्चे माल की आगत है। यदि कपास का मूल्य बढ़ता है तो कपड़े का उत्पादन मूल्य निश्चित रूप से ही बढ़ जाएगा। सामान्य कीमत पर लाभ का सीमांत कम हो जाएगा, अतः कपड़ा उत्पादक सामान्य कीमत पर कपड़े की आपूर्ति कम कर देगा। दूसरी तरफ यदि कपास की कीमत गिरती है तो इकाई कपड़े की लागत भी गिर जाएगी और कपड़े की आपूर्ति बढ़ जाएगी और अन्य आगतों की कीमत भी आपूर्ति पर प्रभाव डालती है। ठीक है। उत्पादन की तकनीक। फोर्थ क्या है, उत्पादन की जो तकनीक यूज की जाती है उत्पादन में, वो उत्पादन की तकनीक से उत्पादन में जो सुधार होता है उससे वस्तु की प्रति इकाई लागत कम होती है। जो वस्तु है जिस पर जितना खर्चा होता है वो प्रति इकाई लागत कम होती है। फिर टेक्निक अच्छी हैं तो उससे प्रति इकाई लागत कम हो जाती है। उसी कीमत पर सीमांत लाभ भी बढ़ जाता है। अतः वस्तु की आपूर्ति अधिक होगी तो उत्पादन तकनीक में सुधार आएगा। दूसरी तरफ फर्म उत्पादन में संपूर्ण तकनीक का प्रयोग करके प्रति इकाई उत्पादन लागत बढ़ाकर सीमांत लाभ को घटा देगा। अतः सीमांत कीमत पर फर्म आपूर्ति को बढ़ा दे, सामान्य कीमत पर फर्म आपूर्ति को घटा देगा। अतः यही मुख्य कारण है कि फर्म उत्पादन में उच्चतम तकनीक का प्रयोग करती है, क्योंकि वे प्रति इकाई उत्पादन लागत को नहीं घटा सकते लेकिन उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार अवश्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सरकारी कर निर्धारण नीति। ये जो सरकार जो टैक्स वगैरह निर्धारित करती है वो नीति। यदि सरकार किसी वस्तु के उत्पादन पर लगे उत्पादन कर को कम करती है तो वस्तु की उत्पादन लागत प्रति इकाई कम हो जाएगी और कीमत पर विक्रय पर सीमांत लाभ की सीमा बढ़ जाएगी। इसलिए उत्पादक वस्तु की आपूर्ति बढ़ा देगा। ठीक है, यह तब होता है जब सरकार उत्पादन बढ़ाना चाहती है। दूसरी तरफ जब सरकार किसी वस्तु का उत्पादन कम करना चाहती है अथवा हानिकारक वस्तु जैसे कि सिगरेट या शराब का उत्पादन कम करना चाहती है तो उन पर उत्पादन पर कर की जो दर है उसको बढ़ा देती है। इस तरीके से वस्तु की प्रति इकाई लागत बढ़ जाने से वस्तु विशेष की आपूर्ति कम हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा फर्म के उद्देश्य। भाई जो फर्म है जो किसी चीज़ का उत्पादन कर रही है उसके उद्देश्य क्या है। उत्पादक का उद्देश्य भी वस्तु की आपूर्ति को प्रभावित करता है। एक फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना तो केवल अधिक कीमत पर ही वस्तु की अधिक आपूर्ति हो जाएगी। इसके विपरीत यदि फर्म का उद्देश्य बिक्री उत्पादन का अधिकतम करना है तो प्रचलित कीमत पर भी अधिक आपूर्ति करेगी। इसमें फर्म का ध्येय केवल बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर बिक्री बढ़ाना है।
तो इससे उसका लाभ विपरीत अवस्था में प्रभावित नहीं होता। प्रचलित कीमत पर किसी हद तक आपूर्ति बढ़ाकर अपने लाभ को पूरा कर सकता है। वे उसी उद्देश्य देखे जाते हैं, वे सिर्फ उसको लाभ कमाना है या बाज़ार में अपनी पकड़ बनानी है या जो ज़्यादा से ज़्यादा सामान की बिक्री करनी है। तो ये चीज़ें भी वस्तु की आपूर्ति पर इफेक्ट डालती हैं। आगे हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सप्लाई, आपूर्ति का नियम। आपूर्ति का नियम अन्य निर्धारक अपरिवर्तनीय रहने पर भी वस्तु की आपूर्ति मात्रा तथा उसकी कीमत के संबंध पर प्रकाश डालता है। आपूर्ति का जो नियम है वो अन्य निर्धारक अपरिवर्तनीय होने पर रहने पर भी वस्तु की आपूर्ति मात्रा तथा उसकी कीमत के संबंध पर प्रकाश डालता है। नियम बताता है कि कीमत तथा पूर्ति की गई मात्रा के बीच धनात्मक संबंध है। कैसा संबंध है कीमत तथा आपूर्ति की गई मात्रा के बीच में? धनात्मक संबंध। और कौन बताता है ये? आपूर्ति का नियम बताता है। अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत और उसकी आपूर्ति में सकारात्मक संबंध होता है, अर्थात जितनी कीमत अधिक होगी उतनी ही आपूर्ति अधिक होती है तथा जितनी कीमत कम होती है उतनी ही आपूर्ति कम होती है। ये डिमांड के बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, डिमांड में क्या था? कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती थी और कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती थी। लेकिन इसमें क्या है कि कीमत जितनी अधिक होगी तो आपूर्ति भी उतनी अधिक होगी। ठीक है, क्योंकि कीमत अगर किसी चीज़ की अधिक होगी तो खरीदने वाले कम होंगे तो बाज़ार में वो लोगों की पूर्ति कर पाएंगे, बाज़ार में वो चीज़ अवेलेबल होंगी सबके लिए, जो खरीदने वाले होंगे उनके। तो इसके जो नियम की, आपूर्ति के नियम की जो मान्यताएं हैं वो देखेंगे आगे हम। आपूर्ति के नियम में यह कथन अन्य निर्धारक तथ्यों का सतत रहना आपूर्ति के नियम की मान्यताओं की ओर इशारा करता है। वस्तु की आपूर्ति को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों में शामिल है वस्तु की कीमत, अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमत, आगतों की कीमत, उत्पादन में तकनीक, सरकार की कर निर्धारण नीति और फर्म का उद्देश्य। आपूर्ति नियम की मान्यताएं इस बात पर आधारित हैं कि उपरोक्त सभी कारक आपूर्ति को प्रभावित करते हैं। अभी हमने जो उसके घटक पढ़े वो सभी आपूर्ति को प्रभावित करते हैं और वस्तु की कीमत के अलावा प्रभावी होते हैं। आपूर्ति नियम की प्रमुख मान्यताएं अधोलिखित हैं। आइए देखते हैं कौन सी की। अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्या है ये? आपूर्ति नियम की प्रमुख मान्यताएं हैं कि जो अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जो आगतों या साधनों की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उत्पादन की तकनीक नहीं बदलनी चाहिए, सरकार की कर नीति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, फर्म के उद्देश्य नहीं बदलने चाहिए। आपूर्ति के नियम की मान्यता इस बात पर आधारित है कि वस्तु की मात्रा में परिवर्तन वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण ही होता है और अन्य कारक अपरिवर्तनीय रहते हैं। अब बाजार और व्यक्तिगत और बाजार पूर्ति। आपूर्ति क्या है? ये टाइप ही कह लो बाजार के, व्यक्तिगत और ना इसके आपूर्ति के। तो अब हम देखेंगे व्यक्तिगत आपूर्ति क्या होती है और बाजार आपूर्ति क्या है। व्यक्तिगत आपूर्ति का अभिप्राय वस्तु की उस मात्रा से जिससे एक व्यक्तिगत फर्म एक निश्चित समय अवधि के मध्य एक निश्चित कीमत पर बेचने को तत्पर है। यह है केवल किसी वस्तु की एक फर्म द्वारा बाजार में की गई आपूर्ति से संबंधित है। मतलब ये व्यक्तिगत है तो किसी एक फर्म के द्वारा ही बाजार में की गई आपूर्ति से संबंध है। अब बाजार आपूर्ति का अभिप्राय बाजार में किसी वस्तु की आपूर्ति करने वाली उन सभी फर्मों के सामूहिक आपूर्ति से है जो निश्चित अवधि में निश्चित कीमत पर वस्तु की निश्चित मात्रा में विक्रय करती हैं। बाजार आपूर्ति में वस्तु की कुल मात्रा का जोड़ है। अतः बाजार आपूर्ति बाजार की सभी व्यक्तिगत फर्मों की आपूर्ति का जोड़ है। बाजार पूर्ति क्या है? जैसे कि मान लो कि 3 फर्म है, वो कोई 10 किलो चीज़ बेच रहा है, कोई 20 किलो बेच रहा है, कोई 30 किलो बेच रहा है, तो इन सबको मिला जैसे 10, 20, 30 इनको मिलाकर 60 हो गया। तो इसकी बाजार आपूर्ति क्या बनी? 60 किलो, और वो एक निश्चित समयावधि के हिसाब से होता है। अब आपूर्ति अनुसूची है। आपूर्ति अनुसूची वह तालिका है जो किसी वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाने वाली उस वस्तु की विभिन्न मात्राओं को प्रकट करती है जिन्हें निश्चित अवधि में बेचता है। आपूर्ति अनुसूची 2 प्रकार की होती है। अब ये जो आपूर्ति अनुसूची है ये भी 2 प्रकार की होती है, व्यक्तिगत आपूर्ति अनुसूची और बाजार आपूर्ति अनुसूची। पहले हम देखेंगे व्यक्तिगत आपूर्ति अनुसूची। व्यक्तिगत आपूर्ति अनुसूची बाजार में किसी एक फर्म की आपूर्ति अनुसूची है। ये किसी एक फर्म की आपूर्ति की जो अनुसूची है वो दिखाता है। व्यक्तिगत आपूर्ति अनुसूची एक फर्म द्वारा विभिन्न कीमतों पर एक निश्चित अवधि में की जाने वाली आपूर्ति की मात्रा को प्रकट करती है। और बाजार में
बाजार आपूर्ति अनुसूची से अभिप्राय बाजार में किसी वस्तु विशेष का उत्पादन करने वाली सभी फर्मों की आपूर्ति के जोड़ से है, जो विभिन्न कीमतों पर निश्चित समय अवधि में मात्रा प्रस्तुत करते हैं। बाजार आपूर्ति अनुसूची वह तालिका है जो सभी फर्मों की विभिन्न कीमतों पर निश्चित समय में कुल मात्रा को दर्शाती है। इस तथ्य को नीचे दी गई तालिका की सहायता से समझाया जा सकता है। जैसे कि चीनी की बाजार आपूर्ति जो तालिका है वो दिखाई गई है। 3 फर्म दिखाई गई हैं, ए, बे और श, ये 3 फर्म है। अब पहले कीमत की दिखाई गई है 25 रुपये किलो चीनी। अब 25 रुपये किलो चीनी ए फर्म है वो 100 किलो चीनी बेचती है इस भाव पे, बी है वो 200 बेचती है और सी है वो 0। तो अब जो बाजार में जो चीनी की आपूर्ति है वो इन तीनों का जोड़ हो जाएगा और तीनों का जोड़ 100 + 200 + 0 300 हो गया। ऐसे ही इन सबका जोड़। तो उपरोक्त तालिका में हम देखते हैं कि 25 रुपये प्रति किलो कीमत पर तीनों फर्म ए, ब तथा स क्रमशः 100, 200 व 0 किलो चीनी बेचने को तत्पर हैं। इस तरह 25 रुपये पर बाजार में चीनी की मात्रा 300 किलो है। इसी प्रकार अन्य कीमतों पर चीनी आपूर्ति की कुल मात्रा को ज्ञात किया जा सकता है। बाजार में फर्मों की संख्या बाजार आपूर्ति को प्रभावित करती है। अब हम देखेंगे आपूर्ति वक्र। आपूर्ति वक्र आपूर्ति अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है, जो वस्तु की मात्रा तथा कीमत के बीच धनात्मक संबंध को प्रकट करता है और यह दर्शाता है कि वस्तु की मात्रा की निश्चित समय एवं कीमत पर सभी फर्में विक्रय करने को तत्पर हैं, जबकि अन्य घटक सतत अपरिवर्तनीय रहते हैं। आपूर्ति वक्र भी 2 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत और बाजार आपूर्ति वक्र। अब व्यक्तिगत आपूर्ति वक्र बाजार वक्र में एक फर्म की आपूर्ति अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण दर्शाता है। यह दर्शाता है कि एक व्यक्तिगत फर्म निश्चित अवधि में वस्तु की विभिन्न मात्राओं को विभिन्न कीमतों पर विक्रय को तत्पर है। और जो बाजार है, बाजार आपूर्ति वक्र में बाजार विशेष वस्तु का उत्पादन करने वाले सभी फर्मों की आपूर्ति अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। सभी फर्मों की आपूर्ति वक्रों में समस्तर जोड़ द्वारा बाजार आपूर्ति वक्र ज्ञात किया जाता है। यह दर्शाता है कि वस्तु की विभिन्न मात्राओं को विभिन्न कीमतों पर एक समय अवधि में सभी फर्में विक्रय करने के लिए तैयार हैं। मान लीजिए कि बाजार में चीनी की आपूर्ति करने वाली 3 फर्म हैं और इन 3 फर्मों की आपूर्ति वक्र क्रमशः SA, SB और SC के रूप में प्रस्तुत की गई हैं और 30 रुपये प्रति किलो चीनी की दर से वे क्रमशः 200 किलो, 300 किलो और 100 किलो चीनी विक्रय करती हैं। 30 रुपये किलो पर तीनों फर्मों की कुल बाजार आपूर्ति 200 + 300 + 100 यानी कि 600 किलो हुई। बाजार आपूर्ति का वक्र नीचे दिखाया गया है, ये बाजार आपूर्ति का वक्र है, आप देख लीजिए इसे। ठीक है, आगे है आपूर्ति निर्धारण के घटक। अब आपूर्ति निर्धारण के भी जो घटक हैं उनको भी 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, वस्तु की कीमत और आपूर्ति निर्धारक अन्य तत्व। एक तो वस्तु की कीमत और दूसरा जो आपूर्ति निर्धारक के अन्य तत्व हैं वो। यह वर्गीकरण इस तथ्य पर आधारित है कि आपूर्ति का नियम आपूर्ति वक्र वस्तु की आपूर्ति की मात्रा तथा कीमत में संबंध तभी होता है जब अन्य निर्धारक तत्व स्थिर रहते हैं। आपूर्ति की मतलब क्या कहा इसने कि आपूर्ति का नियम अथवा आपूर्ति वक्र वस्तु की आपूर्ति की मात्रा तथा कीमत में संबंध तभी होता है जब अन्य निर्धारक जो तत्व हैं वो स्थिर रहते हैं, अपरिवर्तनीय रहते हैं। अब वस्तु की कीमत। आपूर्ति के नियम के अंतर्गत हमने अध्ययन किया है कि कीमत में वृद्धि के साथ आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि होती है। इसी प्रकार अन्य बातें पूर्ववत रहने पर कीमत में आई कमी से आपूर्ति में कमी हो जाती है। कीमत में वृद्धि के फलस्वरूप आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि, आपूर्ति का विस्तार तथा आपूर्ति की कमी में की गई मात्रा को आपूर्ति का संकुचन, यानी वृद्धि को आपूर्ति का विस्तार और जो कमी आई है उसको आपूर्ति का संकुचन कहा जाता है। आपूर्ति का विस्तार समान आपूर्ति वक्र पर ऊपर की ओर संचलन करता है, जबकि आपूर्ति संकुचन उसी आपूर्ति वक्र पर नीचे की ओर संचलन करता है। यानी जो वृद्धि करती है तो उसका वक्र ऊपर की ओर संचलन करता है और जो आपूर्ति संकुचन आपूर्ति वक्र पर नीचे की ओर संचलन करता है। ये दिखाया गया, ये देखिए उपरोक्त चित्र में प्रारंभिक कीमत में मात्रा क्रमशः OP तथा OQ, OP और OQ, और जब कीमत OP से बढ़कर OP1 हो जाती है और आपूर्ति मात्रा भी OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है तो ये दर्शाता है कि संचलन उसी वक्र पर बिंदु A से बिंदु B बिंदु की ओर ऊपर की तरफ होता है और आपूर्ति वक्र के नीचे बिंदु से ऊंचे बिंदु पर पहुंचना आपूर्ति का विस्तार कहा जाता है।
दूसरी तरफ जब कीमत OP से गिरकर OP2 हो जाती है, OP से गिरकर OP2 हो जाती है और आपूर्ति की मात्रा भी घटकर OQ से OQ2 हो जाती है, तो उसी आपूर्ति वक्र पर यह संचलन बिंदु A से बिंदु C नीचे की ओर होता है और इसलिए यह आपूर्ति वक्र के ऊंचे बिंदु से नीचे बिंदु पर पहुंचना आपूर्ति का संकुचन कहा जाता है। ठीक है। मतलब A से B की तरफ जाए तो ये बढ़ रहा है और A से C की तरफ आए तो ये घट रहा है, संकुचन। अगर ये O से OP हो रहा है, ये देखिए, अगर ये O से OP से OP1 हो रहा है, अब ये है हमारा यहाँ तक OP, अगर ये OP1 हो रहा है यहाँ पे आ जाएगा ये, और OQ से OQ1 हो रहा है तो ये तो बढ़ गया, ये तो इसका आपूर्ति का विस्तार हो गया। और अगर ये OP से OP2 और Q से Q2, ये देखो ये इस तरफ ये घट रहा है, ये इस तरफ आ रहा है ना एरो इसका, और ये देखो ये इसी ये नीचे की तरफ, और ये ऐसे बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है। तो जो वृद्धि होती है उसको विस्तार, आपूर्ति का विस्तार, और जब उसमें कमी आती है तो उसको आपूर्ति का संकुचन कहा जाता है। तो कहा जा सकता है कि वस्तु की कीमत का परिवर्तन ही उस वस्तु की आपूर्ति मात्रा में परिवर्तन उत्पन्न करता है। मात्रा की वृद्धि आपूर्ति विस्तार तथा मात्रा की कमी आपूर्ति संकुचन कहा जाता है। ठीक है। जो अन्य घटक है आपूर्ति निर्धारक के, वो भी देख लेते हैं। वस्तु की कीमत में अतिरिक्त जब आपूर्ति निर्धारक अन्य घटकों में परिवर्तन आता है तो आपूर्ति की मात्रा या तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी। प्राय देखा गया है कि कुछ मामलों में वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर उसकी आगतों की कीमत में परिवर्तन, उत्पादक तकनीक में परिवर्तन, अन्य संबंधित वस्तुओं का परिवर्तन तथा सरकार की कराधान की नीति आदि में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए माना कि किसी वस्तु की उत्पादन तकनीक में सुधार होने के लिए वस्तु की उत्पादन लागत प्रति इकाई में कमी आ जाती है और एक फर्म वस्तु की उस स्थिर कीमत पर उस वस्तु की अधिक मात्रा विक्रय करती है, अतः उसी कीमत पर दूसरी वस्तुओं की आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है। आपूर्ति की वृद्धि यह प्रदर्शित करती है कि आपूर्ति वक्र में आगे की ओर खिसकाव हो रहा है। दूसरी तरफ यदि कोई फर्म उत्पादन में घटिया किस्म की उत्पादन तकनीक का प्रयोग करता है, प्रति इकाई लागत में अधिक होगी, जो प्रति इकाई उत्पादन लागत है वो अधिक होगी, वह फर्म प्रचलित कीमत पर वस्तु की कम मात्रा बेचने को तैयार होगा, अतः स्थिर कीमत पर वस्तु की आपूर्ति कम हो जाएगी। इस स्थिति में आपूर्ति वक्र का पीछे की ओर खिसकना कहलाता है, अर्थात आपूर्ति की कमी प्रदर्शित करता है। निम्न रेखा चित्र द्वारा आपूर्ति वृद्धि तथा आपूर्ति कमी को दिखाया गया है। अब ये अगर S से S1 की तरफ जा रहा है, देखिए ये हो रहा है ना, OP से Q1 जा रहा है, अगर ये इस तरफ तो जा रहा है तो ये वृद्धि हो रही है। ये देखिए इसमें एरो क्या है, इस तरफ जा रहा है, यानी कि ये OQ से OQ1 की तरफ जा रहा है, लेकिन इसमें ये इस तरफ आ रहा है, यानी कि घट रहा है। ठीक है। आपूर्ति में वृद्धि लाने वाले कारक तथा आपूर्ति वक्र का दाईं ओर खिसकना। अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमत में गिरावट, आगतों घटकों की कीमत में गिरावट, उत्पादन में बेहतर तकनीक का प्रयोग, सरकार द्वारा आबकारी कर का घटाना, अधिकतम बिक्री पर अधिकतम लाभ का उत्पादक के उद्देश्य का होना। अब कमी लाने वाले जो कारक हैं वो और देख लो। संबंधित वस्तुओं की कीमत में वृद्धि, आगतों और घटकों की कीमत में वृद्धि, उत्पादन में घटिया तकनीक का प्रयोग, सरकार द्वारा आबकारी कर में वृद्धि, आबकारी कर में वृद्धि और उत्पादन के उद्देश्य में परिवर्तन। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आगे इसकी आपूर्ति कीमत की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे। अब हम आपूर्ति कीमत लोच, वस्तु की कीमत लोच, आपूर्ति की कीमत लोच वस्तु की कीमत के परिवर्तन और आपूर्ति की मात्रा में होने वाली अनुक्रियाशीलता की माप है, अर्थात किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण आपूर्ति में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की माप को वस्तु की आपूर्ति की लोच कहते हैं। इसे कहते हैं किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण, भाई जो किसी वस्तु की कीमत है उसमें जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसके कारण आपूर्ति में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की माप को वस्तु की आपूर्ति की कीमत लोच कहते हैं।
किंतु समस्या यह है कि कीमत के परिवर्तन के साथ सभी वस्तुएं समान रूप से प्रतिक्रिया नहीं करती। एक की अपेक्षा कुछ दूसरी वस्तुएं कीमत परिवर्तन में अधिक संवेदनशील होती हैं। उदाहरण दिया गया है कि इसमें यदि किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी आपूर्ति में 40% की वृद्धि होती है। क्या कहा गया है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी आपूर्ति में 40% की वृद्धि होती है। इस उदाहरण में वस्तु की आपूर्ति अधिक लोचदार हो जाती है क्योंकि वस्तु की मात्रा में कीमत परिवर्तन से ठीक 2% परिवर्तन पाया जा रहा है। इस तथ्य को आपूर्ति वक्र की सहायता से स्पष्ट करिए। ये आपूर्ति वक्र है। उपरोक्त रेखा चित्र में ए और बी दो वस्तुएं हैं, ठीक है। ए और बी दो वस्तुएं हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे कि ये दिखाई गई हैं एस ए और एस बी, ठीक है। ये दो वस्तुएं हैं हमारे पास। वस्तु ए की आपूर्ति वक्र एस ए और बी की आपूर्ति वक्र को एस बी बी से दर्शाया गया है, यानी कि एस बी से दर्शाया गया है। कीमत ओ पी पर दोनों वस्तुओं की आपूर्ति ओ क्यू ओ है, ठीक है। ओ पी पर ओ क्यू ओ है। ये देखिए ये ओ पी है तो इस पर कीमत क्या है, ओ क्यू ओ है, ठीक है। आगे देखिए, जब कीमत बढ़कर ओ पी 1 होने पर ए वस्तु की आपूर्ति क्षेत्र ओ क्यू 1 और बी का क्षेत्र बढ़कर ओ क्यू 2 हो जाता है। इसी प्रकार वस्तु बी की आपूर्ति वृद्धि ओ क्यू 2 होने पर ओ क्यू ओ दूरी ओ क्यू 2 हो जाती है और जब पी क्यू ओ से ओ क्यू 1 से अधिक, इस तरह वस्तु ए की आपूर्ति मात्रा से वस्तु बी की आपूर्ति मात्रा अधिक है। वस्तु ए से जो बी की आपूर्ति मात्रा है वो अधिक है, जो ये डॉट वाली लाइन दिखाई गई है, ठीक है। इस तरह अतः हम कह सकते हैं कि वस्तु की आपूर्ति कीमत लोच वस्तु की आपूर्ति कीमत लोच से अधिक है। इस तरह कहा जा सकता है कि ए वस्तु की आपूर्ति वक्र चपटी तथा बी की तुलना में है। हम आसानी से कह सकते हैं कि आपूर्ति की लोच आपूर्ति वक्र पर ढालू आपूर्ति वक्र से आपूर्ति वक्र अधिक चपटी होती है। और ये इसका है फॉर्मूला आपूर्ति लोच निकालने का, यानी कि वस्तु की जो मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन होता है और उसकी जो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होता है। किसी भी वस्तु की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे में उसके जो उसकी प्राइस कीमत है उसमें परिवर्तन। क्यू एक्स क्या है, वस्तु की मात्रा, और पी एक्स क्या है, वस्तु की कीमत, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे आपूर्ति कीमत लोच की श्रेणियाँ कौन सी हैं। जैसे कि हमने डिमांड की भी श्रेणियाँ पढ़ी थी ना, ऐसे ही इसकी भी ये 5 श्रेणियाँ दिखाई गई हैं कि जो आपूर्ति है वो मतलब पूर्णतया बेलोच आपूर्ति। तो इसको हम जो पूर्णतया बेलोच है उसको हम कैसे दर्शाएंगे, ई एस इज इक्वल टू 0 से। और जो बेलोचदार या इकाई से कम लोचदार है, इकाई से कम है यानी तो इकाई ज़्यादा है तो हम इसको क्या करेंगे, ई एस ग्रेटर देन 1। और इकाई के समान आपूर्ति लोच है तो ई एस इज इक्वल टू 1, और इकाई से अधिक है तो ई एस लेस देन 1, ठीक है। कि 1 से कम है तो आपूर्ति, अब 1 से कम है तो ये मतलब इकाई से कम है तो आपूर्ति अधिक है। अगर आपूर्ति मतलब जो पूर्णतया लोच है, पूर्णतया आपूर्ति लोच है तो उसको ई एस ये दिख तो रहा है 0 शायद ये नॉन फाइनाइट हो, ठीक है। अपूर्णतया बेलोच आपूर्ति यह वह स्थिति है जिसमें आपूर्ति स्थिर रहती है चाहे वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन ही क्यों ना हो। अर्थात वस्तु की कीमत तो घट या बढ़ सकती है किंतु आपूर्ति की मात्रा जो कि त्यों ही रहेगी। ऐसे मामलों में आपूर्ति कीमत लोच शून्य ही रहेगी। अतः आपूर्ति वक्र वाई अक्ष के समानांतर खड़ी सीधी रेखा होती है। आपूर्ति वक्र वाई एक्स के समानांतर खड़ी सीधी रेखा होती है और जो एक्स अक्ष से शुरू होती है। नीचे दिए गए आपूर्ति अनुसूची और आपूर्ति वक्र की सहायता से समझा जा सकता है। ये दिखाया गया है एक्स और वाई, ये क्या है प्रति कीमत दर्जन और ये क्या है हमारी आपूर्ति की मात्रा। उपरोक्त अनुसूचित वक्रों में अंडों की आपूर्ति 50 दर्जन ही रहती है भले ही कीमत 10 रुपये 20 रुपये या 30 रुपये बढ़े।
ये देखिए ये कीमत है, कीमत में 10 हो रहा है, 10 से 20 हो रहा है, 20 से 30 हो रहा है, यानी कि प्रति दर्जन उसकी कीमत बढ़ रही है, लेकिन जो उसकी जो आपूर्ति है वो 50 ही है, यानी कि आपूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ठीक है। अब आपूर्ति की इकाई से कम लोच, इकाई से मतलब कि ES ग्रेटर देन 1। आपूर्ति इकाई से कम, इकाई से कम मतलब कि इकाई ज़्यादा, यानी कि 1 वाली कीमत ज़्यादा। जब वस्तु की आपूर्ति मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन उसकी कीमत पर प्रतिशत परिवर्तन इकाई से कम होता है तो उसे इकाई से कम की लोच कहा जाता है। यह प्राय नाशवान वस्तुओं जिन्हें अधिक समय के लिए एकत्र नहीं किया जा सकता वे संबंध को प्रकट करते हैं। निम्न में देखिए, जैसे टमाटर की आपूर्ति है, कीमत है 20 रुपये किलो, 40 रुपये किलो, लेकिन जब 20 रुपये किलो थी तो मात्रा क्या थी, क्विंटल में थी 100 क्विंटल, और 40 हुई तो 150 क्विंटल। ठीक है, ये इसका वक्र दिखाया गया है। अब देखो, जब 20 रुपये प्रति किलो था तो 100 जो पूर्ति की मात्रा थी वो 100 क्विंटल, 40 हो गया तो 100 से 150 क्विंटल होगी। उपरोक्त आपूर्ति अनुसूची से ज्ञात होता है कि टमाटर की कीमत में 100% वृद्धि होने के कारण टमाटर की आपूर्ति में 50% वृद्धि होगी। 100% तो उसकी कीमत आपूर्ति मात्रा में 50% का इजाफा हो गया। और आपूर्ति वक्र रेखा एक्स से शुरू होता है, इसमें आपूर्ति वक्र का ढलान तीव्र आपूर्ति कीमत लोच 1 से कम किंतु 0 से अधिक होता है, 1 से कम और 0 से अधिक। थर्ड है हमारा इकाई के समान, ES = 1। जब वस्तु की आपूर्ति मात्रा का प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होता है तो इस इकाई के बराबर लोच कहा जाता है, जिसका अर्थ यह है कि कीमत में 50% वृद्धि के कारण मात्रा में भी 40% वृद्धि का होना। इसे नीचे दी गई आपूर्ति अनुसूची से आपूर्ति वक्र से समझाया गया है। ये देखिए, जब किसी जो कीमत की जो प्रति इकाई है वो 10 रुपये है, 20 रुपये, 30 रुपये में है जैसे, और मात्रा उसकी बढ़ रही है, इसमें मात्रा में भी घट रही है। 10 थी जब उसकी क्वांटिटी 20 थी पूर्ति की, जब वो 20 रुपये हो गई तो 40 हो गया, 30 हुई तो 60 हो गया, तो ये इक्वल चल रही है। ठीक है, 10 से 20, 20 से 30, 20 से 40, 30 से 60। ऐसे तो एक्स वस्तु की उपरोक्त आपूर्ति अनुसूची ये दर्शाती है कि जब वस्तु की कीमत में 100% वृद्धि होती है तो मात्रा में भी 100% वृद्धि हो जाती है। कीमत की 50% वृद्धि के साथ मात्रा में भी 50% वृद्धि का इजाफा होता है। इसी आपूर्ति वक्र ऊपर की ओर ढलान वाली एक्स पर मूल बिंदु से शुरू होता है। अब है इकाई से अधिक आपूर्ति। जब आपूर्ति की मात्रा का प्रतिशत परिवर्तन उसकी कीमत प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है तो वस्तु की आपूर्ति मात्रा को इकाई से अधिक माना जाता है। यह प्रवृत्ति केवल टिकाऊ वस्तु में पाई जाती है क्योंकि कीमत गिरते समय उन्हें भविष्य की बिक्री के लिए सरलता से संग्रहित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि इस प्रकार की वस्तुओं की कीमत में 20% की गिरावट होती है तो उस वस्तु की मात्रा में 20% से अधिक गिरावट उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार के मामलों में कीमत लोच इकाई से अधिक होती है। इसके नीचे आपूर्ति वक्र उसके द्वारा दिखाया गया है। आपूर्ति की उपरोक्त अनुसूची में वस्तु की कीमत में 100 बढ़ोतरी से उसकी आपूर्ति में 150 बढ़ोतरी की प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज दिखाई गई है। क्योंकि ये देखो 10 से 20 थी तो फिर 20 हुआ तो मतलब 40 होना चाहिए था, लेकिन 20 से 50 हो गया, यानी 100% बढ़ी। कीमत में 100% बढ़ोतरी हुई तो आपूर्ति में 150% बढ़ोतरी दिखाई दी गई यहाँ पे। तो ये आपूर्ति की इकाई से अधिक लोच को दर्शाता है। और अब हम करेंगे पूर्णतः आपूर्ति लोच, नॉन फाइनाइट, अनंत। यह आपूर्ति की लोच का अनंत प्रकट होना दर्शाता है। जब वस्तु की आपूर्ति मात्रा में भले ही वस्तु की कीमत में मामूली सा परिवर्तन या बिना परिवर्तन के आपूर्ति में विस्तार या संकुचन किसी भी हद तक होता हो तो उसे आपूर्ति की लोच को पूर्ण लोचदार कहा जाता है। इसमें आपूर्ति वक्र एक्स अक्ष के समानांतर समतल रूप से होता है। और नीचे दी गई आपूर्ति अनुसूची आपूर्ति वक्र को ध्यान से देखिए। अब ये देखिए, कीमत जो चल रही है, कीमत है जो प्रति इकाई वो 10-10-10 में चल रही है, लेकिन मात्रा में 100, 200, 300, 400 की वृद्धि होती जा रही है। तो ये अनंत। ठीक है, अब हम देखेंगे जो आपूर्ति की कीमत लोच उसको मापने की विधियाँ कौन सी हैं। इसकी भी 2 विधियाँ हैं। ठीक है, आनुपातिक या प्रतिशत विधि और ज्यामितीय विधि। यही डिमांड को मापने की विधियाँ थी, प्रतिशत विधि और ज्यामितीय विधि। आनुपातिक या प्रतिशत विधि आपूर्ति की कीमत लोच को मापने की यह प्रसिद्ध विधि है। इस विधि के अनुसार आपूर्ति की
लोच वस्तु की आपूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन तथा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात होता है। इस विधि के द्वारा हम आपूर्ति की कीमत लोच की वास्तविक गणना करते हैं। यह विधि वस्तु की कीमत परिवर्तनशीलता को आपूर्ति की मात्रा के परिवर्तन की अनुक्रियशीलता को दर्शाता है। निम्न सूत्र विधि द्वारा हम कीमत परिवर्तन और आपूर्ति मात्रा में परिवर्तन अनुपात को सरलता से परिगणित किया जा सकता है। अब देखिए आपूर्ति की लोच है जिसको ES से दर्शाया गया है और इसका ये फार्मूला है कि आपूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन और फिर नीचे उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ये इसका फार्मूला है। ये करते हैं ट्रायंगल क्या हुआ क्वांटिटी, क्या फॉर क्वांटिटी और P फॉर प्राइस, ट्रायंगल P और फिर मल्टीप्लाई P बटे क्यू S। तो P क्या है, प्रारंभिक कीमत है और ट्रायंगल P है कि वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन हुआ है वो। ठीक है, ये सम दिया गया है, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको आसानी से करके देख लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, ये नेक्स्ट देखिए सेकंड विधि है इसकी ज्यामितीय विधि। इस विधि के अनुसार आपूर्ति की लोच आपूर्ति वक्र के उद्गम से शुरू होती है और इस विधि में आपूर्ति वक्र पर बिंदु दर बिंदु आपूर्ति की कीमत लोच की गणना की जाती है और इस विधि के अंतर्गत आपूर्ति वक्र पर दिए गए बिंदु से आपूर्ति की कीमत लोच को मापा जाता है। हम यह मानकर चलते हैं कि आपूर्ति वक्र सीधी और धनात्मक ढलान वाली होती है। ढलान वाली रेखा क्या मानकर चलते हैं कि जो आपूर्ति वक्र की है वो सीधी और धनात्मक ढलान वाली रेखा है। हम 3 संभव परिस्थितियों में कल्पना करते हैं जो आपूर्ति वक्र का अक्ष x बिंदु पर B पर मिलने से बनती है, ऋणात्मक, धनात्मक और वास्तविक। यह सब मूल बिंदु से मापे जाते हैं। इस प्रयोजन के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। जो ज्यामिति का जो फॉर्मूला है वो देखिए BQ, ठीक है, जो कि समस्तरीय खंड है और OQ जो पूरित मात्रा है। इसके वक्र दिखाई गई है। आपूर्ति वक्र कीमत अक्ष को M बिंदु पर काटता है। ठीक है, आपूर्ति वक्र कीमत अक्ष को M बिंदु पर काटता है। यदि आपूर्ति वक्र को आगे बढ़ाया जाए तो यह अक्ष X पर ऋणात्मक स्थिति में और B बिंदु बनता है। आपूर्ति की कीमत लोच की गणना इस प्रकार करेंगे। ठीक है, BQ अपॉन OQ और फिर ग्रेटर देन 1 और इसके भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। अब हम करेंगे आपूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले कारक कौन से। सभी मामले में वस्तु की आपूर्ति मात्रा व उसकी कीमत में प्रत्यक्ष संबंध होता है। यहाँ हम उन कारकों का अध्ययन करेंगे जो आपूर्ति की कीमत लोच की श्रेणी को प्रभावित कर कीमत में परिवर्तन लाते हैं और प्रमुख कारण जो आपूर्ति की लोच को निर्धारण करने में प्रभावित होते हैं। फर्स्ट है कि वस्तु की प्रकृति। सामान्य नाशवान वस्तु जैसे कि ताज़ी सब्जियाँ, ताज़े फल आदि की आपूर्ति पूर्ण बेलोचदार होती है क्योंकि इन्हें भविष्य में बेचा जाने के लिए संग्रहित नहीं किया जा सकता। ये वस्तुएं तेजी से खराब होती है तो इन्हें दीर्घकाल के लिए नहीं रखा जा सकता। इसलिए इन वस्तुओं की आपूर्ति कीमत में परिवर्तन अनुसार नहीं बदलती। कीमत परिवर्तन अनुसार नहीं बदलती। यही कारण है कि विक्रेता कम कीमत पर भी बेच देता है क्योंकि वो ख़राब हो जाए। इसलिए जैसे कि मंडी में से हमको क्या करते हैं, जो भी सब्जी वगैरह होती है जो बची हुई है उनको कहते हैं भाई खा ले जाओ, 10 रुपये में सारी, 20 रुपये में सारी, ऐसे कर देते हैं ना, क्योंकि उन्हें पता है कि वो कल तक वो चीज़ें बासी हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। तो इससे अच्छा है कि कम कीमत पर उन्हें बेच दिया जाए। ऐसा न करने पर समग्र वस्तु नष्ट हो जाएगी। दूसरी तरफ कुछ उद्योग ऐसी टिकाऊ वस्तुओं का निर्माण करते हैं जो सरलता से ख़राब नहीं होती। यदि इस प्रकार की वस्तुओं की कीमत कम हो जाए तो उन्हें सुविधापूर्वक कीमत वृद्धि की प्रतीक्षा में भविष्य में विक्रय के लिए एकत्र किया जा सकता है। क्योंकि कई ऐसी वस्तु है जैसे कि मान लो कि अनाज ही है, अनाज जैसे तो ख़राब होता नहीं, इसको स्टोर किया जा सकता है। कि मान लो किसान क्या करेगा, अब अगर सरकार अच्छा भाव नहीं दे रही है, मार्केट में अच्छा भाव नहीं चल रहा तो उसको स्टोर करके रख लेगा। क्या सोचता है कि जब भाव तेज़ होगा तब बेच दूंगा। तो ये वही वाली बात है। सेकंड है वस्तु की अतिरिक्त इकाई की उत्पादन लागत। यदि किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई की उत्पादन लागत तेज़ी से बढ़ती है, कीमत बढ़ने पर भी उसका होने वाला लाभ नहीं बढ़ेगा। कुछ मामलों में उत्पादक ऐसी वस्तु की पर्याप्त मात्रा में उत्पादन में रुचि नहीं लेता था। इस प्रकार की वस्तुओं की आपूर्ति अपेक्षाकृत बेलोचदार होती है। दूसरी तरफ अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में प्रत्येक इकाई की सीमांत लागत घटती है तो उत्पादक कीमत में थोड़ी सी वृद्धि होने पर भी वस्तु उत्पादन को प्रोत्साहित करता है। तो इस प्रकार की वस्तु की मात्रा में अधिक लोच होती है। थर्ड है समय अवधि। समय की अवधि भी वस्तु की आपूर्ति पर प्रभाव डालती है। अल्पकाल में वस्तु की कीमत में परिवर्तन अनुसार उस वस्तु की आपूर्ति में परिवर्तन करना कठिन होता है, अतः इनकी आपूर्ति पूर्ण लोच होती है। समय अवधि जितनी अधिक लंबी होगी आपूर्ति की लोच भी उतनी ही अधिक होगी क्योंकि दीर्घकाल में अधिक से अधिक कारक सुगमतापूर्वक उपलब्ध हो जाते हैं और वस्तु उत्पादन में वृद्धि या कमी के अनुसार उनकी आगतों में परिवर्तन किया जा सकता है। अल्पकाल में अन्य कारकों को स्थिर रखकर केवल
परिवर्तित कारकों में ही परिवर्तन लाया जा सकता है। अत्यधिक काल में वस्तु की आपूर्ति को सफलतापूर्वक परिवर्तित किया जा सकता है, इससे वस्तु की आपूर्ति में अधिक लोच होना बनता है। तो वही हमारा ये था आपूर्ति का, सप्लाई का टॉपिक। आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा। अगर किसी को फिर भी समझ नहीं आया है तो प्लीज़ या तो वीडियो को दोबारा देखें, या एक बार जब आप देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उनको बैठकर तसल्ली से ठंडे दिमाग से सोचिए, पढ़िए, समझ आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।